एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। भारतीय रेलवे की, जिससे आम लोगों की लाइफलाइन भी कहा जाता है, बजट में रेल के लिए 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछली बार ये बजट करीब 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। हालांकि आज के बजट में एक भी नई ट्रेन चलाने का ऐलान नहीं किया गया है। बजट में सरकार ने प्राइवेट ट्रेन चलाने पर ज्यादा ध्यान दिया है। प्राइवेट ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों से 50% ज्यादा है। बजट में विस्टा डोम कोच शुरू करने की घोषणा की गई है और अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने नेशनल रेल प्लान 2030 का जिक्र किया है। बजट में माल ढुलाई को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई। वित्त मंत्री के मुताबिक अभी 702 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो का काम चल रहा है। बजट 2021 में रेलवे के लिए अगर 10 बड़ी बातों की बात करें तो रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित है। नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार किया गया है। भविष्य के लिए रेलवे सिस्टम बनाने की तैयारी है। रेल प्लान 2030 से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार होगा। सोमनगर गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। 3 रूट पर फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और यात्रियों के लिए विस्टा डोम कोच की शुरुआत होगी। तो सोमनगर गोमो सेक्शन और 3 रूट पर फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 9वीं बड़ी बात जो है वो ये है कि दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। मतलब डीजल इंजन खत्म होंगे और यात्रियों के लिए विस्टा डोम कोच की शुरुआत होगी। और एपी तिवारी सर का सीधे रुख करते हैं। एपी तिवारी सर, जो सवाल अब रेलवे को लेकर है कि बजट में प्रावधान हुए हैं, बजट बढ़ाया गया है, लेकिन प्राइवेट ट्रेनों पर फोकस इस वक्त ज्यादा है। देश की विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी और क्या इसके साथ ही साथ जो गरीबों की सवारी होती थी वो जमाना भी गुजर रहा है? देखिए अवधेश जी, वित्त मंत्री ने एक तरह से पर्सपेक्टिव रखा है, एक अनुदृष्टि रखी है कि 2030 तक का प्लान। और रेलवे में हाल के वर्षों से ये प्रयोग हो रहा है जिसको हम कहते हैं PPP मॉडल, अनेक क्षेत्रों में भी हुआ है और पूरे विश्व में जिसको हम बजट के एक नए सिद्धांत के तौर पे जानते हैं, वो है PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अर्थात ऐसी स्थिति जब बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे और विकास की जो ऊंची जिम्मेदारियां हैं उनको लिया जाए और संसाधन कम पड़े या घाटा बढ़ने की आशंका हो तो निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाकर क्षेत्र विशेष को कह सकते हैं उसकी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए निवेश आमंत्रित किया जाता है। यही नहीं, हम सभी जानते हैं कि विकास के लिए पूंजी निवेश एक आरंभिक कड़ी है और यदि घरेलू पूंजी पर्याप्त न हो तो हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये केवल रेलवे के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग हुआ है। और बहुत पीछे अगर जाएं तो जो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में आरंभ की गई थी, बिल्कुल उससे बदलाव पूरे देश में देखने को मिला भी था। सर, हमारे साथ आप बने रहिए। अब शिक्षा की बात करते हैं क्योंकि कई सेक्टर से उन पर जल्दी बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें क्योंकि आम लोगों से इसका उतना ही सरोकार है जितना स्वास्थ्य और दूसरी चीजों से। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि देश को 100 नए सैनिक स्कूलों की सौगात दी जाएगी। ये स्कूल एनजीओ के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर खोले जाएंगे। इसका जिक्र एपी तिवारी सर कर रहे थे कि पीपीपी मॉडल जो है हर क्षेत्र में कारगर हो रहा है। नई शिक्षा नीति की जरूरतों के मुताबिक देश के 15,000 स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। 10 बड़ी बातें बताते हैं। 100 सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर की मदद से सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तीसरी बड़ी बात इसमें यह है एजुकेशन को लेकर कि लद्दाख में हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथी बड़ी बात यह है कि लेह में हायर एजुकेशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 15,000 से ज्यादा स्कूलों की सूरत बदलेगी। और छठी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए 50,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल में सुविधाओं पर जोर दिया गया है। 8वीं बड़ी बात यह है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 35,219 करोड़ आवंटित किए गए हैं और शिक्षा में आयोग का गठन होगा। और 10वीं बड़ी बात यह है कि आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। एपी तिवारी सर, अगर हम शिक्षा की बात करें, ये जो 10 बड़ी बातें हमने बताई,
इसको शिक्षा के क्षेत्र के लिहाज से कितना अहम और कितना दूरगामी आप मानते हैं? देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका केंद्रीय बल इस बात पर जा रहा है कि विद्यार्थियों में इस प्रकार की दक्षता का विकास करना कि जिससे उनकी रोजगार परकता बढ़े, वो रोजगार परक बने। और रोजगार परक शिक्षा देने के साथ साथ उसकी परख क्या होगी? उसकी परख तो एक ही है, वह है गुणवत्ता, जिसको हम क्वालिटी कहते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये जरूरी हो गया है। एक बात बड़ी अहम कड़ी के तौर पे देखी जा सकती है कि जैसे सैनिक स्कूलों का विस्तार, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के विद्यार्थियों को तैयार किया जाए कि बाद में चलकर वे सेना में विभिन्न पदों पर कार्य करें, उनका मनोबल बढ़ाना, उनको उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा देना। एक और बड़ी अहम बात है कि उन क्षेत्रों तक शिक्षा के प्रकाश को ले जाने की कोशिश की गई है बजट में जो अछूते से रहे हैं। जैसे लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, इससे उस क्षेत्र विशेष, उस राज्य विशेष के लोगों को या कह सकते हैं विद्यार्थियों को पढ़ने का वही मौका मिलेगा, अन्यथा वो बिल्कुल भटकते थे और आदिवासी क्षेत्रों तक भी जाने की सरकार ने कोशिश की है। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात की जाए तो वो होगा, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बिल है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की लागत 20,000 करोड़ होगी। 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का डैशबोर्ड बनेगा। और बड़ी बातें क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बिल लाया जाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बड़ी बातें हैं इस पर बीपी तिवारी जी के पास जाएंगे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की लागत 20,000 करोड़ रुपए होगी। चौथी बड़ी बात, 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो होगा और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। छठवीं बड़ी बात की बात करें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। एपी तिवारी सर, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को कैसे समझे दर्शक, क्या है ये और क्या फायदा होगा इसका? देखिए, मोटे तौर पे ये देखा जाए कि सरकार कर्ज लेकर ऐसी आस्तियों को, ऐसी असेट्स को क्रिएट करती है जो उत्पादनशील बने, अर्थात उन पर प्रतिलाभ मिले, रिटर्न मिले, जिससे जो कर्ज लिया गया है उसकी वापसी हो। लेकिन ये देखा गया है, ये बड़ी समस्या है कि असेट्स का क्रिएशन तो हो जाता है, लेकिन जब असेट्स अलाभकारी हो जाती हैं तो जो कर्ज लिया गया है उसकी वापसी में दिक्कत आती है। तो अब ये जो एक मौद्रीकरण, आस्तियों के मौद्रीकरण का एक जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, ये एक महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है। सरकार को इससे कहेंगे धन उपार्जित होगा, एक और धन उपार्जित होगा तो कहीं भविष्य में जो सरकार का बढ़ता हुआ घाटा है कह सकते हैं, क्योंकि घाटा वो भी घटेगा और विकास के लिए जो पैसे की कमी है वो पूरी होगी, ऐसे समझ सकते हैं। 6.8% पहुंच गया है। जी बिल्कुल। बजट में अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस की 10 बड़ी बातें क्या है वो भी बताते हैं दर्शकों को। रक्षा बजट 4,78,000 करोड़ से ज्यादा का है। रक्षा बजट में 7,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है और रक्षा क्षेत्र में 7.4% की वृद्धि हुई है। ये तीसरी बड़ी बात है। चौथी बड़ी बात क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने के मामले में भारत टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने वाला भारत तीसरा देश है। सेना के आधुनिकीकरण कोष का दायरा बढ़ा है और आधुनिकीकरण के लिए 1,35,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। आधुनिकीकरण कोष में 22,000 करोड़ का इजाफा हुआ है और बजट से सेना को मजबूती मिलेगी। हथियारों की जरूरतों के लिए बजट सहायक होगा। एपी तिवारी सर, ये जो रक्षा में बजट का प्रावधान किया गया है इसको पर्याप्त मानते हैं क्या मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर, जब दोहरी चुनौतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? देखिए, अगर रक्षा बजट की तुलना हम अन्य देशों से करें जीडीपी के सापेक्ष खास तौर पर, तो पाएंगे कि भारत का रक्षा बजट 2% के करीब इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा है। कभी ये 4% भी था। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब रक्षा व्यय की बात होती है तो परंपरागत रूप में माना जाता रहा है कि रक्षा खर्च विकास को बाधित करता है।
यही सोच हमारी 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी थी, लेकिन बाद में जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस आए हैं, जो रणनीतिक परिवर्तन आए हैं सोच में, वो यह है कि रक्षा और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। और जैसे पहले भी उल्लेख हुआ अभी कि जंगी तैयारी और युद्ध कौशल को अपग्रेड करने के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि रक्षा क्षेत्र का जो उत्पादन है उसको सिविलियन सेक्टर के उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग सिविलियन सेक्टर के उत्पादन से जोड़ा जाए। अब पहले तो जो रक्षा क्षेत्र की इकाइयां होती थी औद्योगिक, उन्हीं को विचार में लाया जाता था। तो इस तरह जैसे अमेरिका की स्थिति है, यूएसए में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, एमआईसीज हैं, और अमेरिका का ज्यादातर जो विकास है वो इन्हीं एमआईसीज के बल पर होता है। भारत में प्रयास ये है, फिर वही बात है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर, जैसे मेक इन इंडिया, ये जो एक कहेंगे दृष्टिकोण है, एक प्रीमाइज है, विचार है कि भारत में कंपनियां आए, यहीं पर वो निवेश करें, यहीं कहेंगे माल तैयार करें। निर्यात को भी बढ़ाने की स्थिति में हम आ रहे हैं। और जो खास तौर पे दक्षिण भारत में और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, उनके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को जो न्योता दिया गया है, उम्मीद ये की जाती है कि डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई को भी आमंत्रित किया जा चुका है पहले से ही। ऐसे में निवेश बढ़ेगा और जंगी तैयारी और युद्ध कौशल को अपग्रेड करने में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल मदद मिलेगी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट को बारीकी से समझाने के लिए। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया और साथ ही कई और ऐलान भी उन्होंने किया। The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 2.38 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और हेल्थ सेक्टर के बजाय क्या कुछ ऐलान किया वित्त मंत्री ने, सुनवाते हैं। A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers. मोदी सरकार ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हेल्थ सेक्टर का बजट 2.38 लाख करोड़ कर दिया और इसके साथ ही कोविड वैक्सीन के लिए अलग से 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. बजट में रेलवे की रफ्तार को बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है। इसके साथ ही नेशनल रेल प्लान भी तैयार किया गया है जो आने वाले वक्त में रेलवे सिस्टम को तैयार करने का प्लान बनाएगी। Highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. And providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only.
बजट के जरिए मोदी सरकार ने देश की शिक्षा को लेकर अपनी नीति और नीयत साफ कर दी है, जिसमें सैनिक स्कूलों से लेकर एकलव्य मॉडल स्कूल का जिक्र रहा। In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crore scheduled caste students.